हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र दास एक बार फिर आप सभी लोगों का प्रैक्टिस ग्रो नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा आप थंबनेल पे देख पा रहे हो, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट सेकंड होने वाला है। सर, हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन और बेसिक क्लासेस, जो रेस्पिरेटरी के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो हमने पढ़ लिया था कि इंस्पायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन क्या होता है। क्लियर हुआ। आज की इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो ऑर्गन्स के बारे में रहेगा कि सर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है। क्लियर हुआ। तो अगर मैं शुरू करूं बेटा, और हेडिंग डाले हम, जैसे हम साथ में नोट्स बना रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। और आप आज की हमारी पहली हेडिंग रहेगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या हम बोल सकते हैं ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर हुआ बेटा। चल शुरू करते हैं, हेडिंग डालो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे बेटा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है सर? दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। क्लियर हुआ। कौन कौन से दो भाग है बेटा? तो मैं दो भागों में डायरेक्ट डिवाइड करता हूं। आप चाहो तो वो लाइन लिख लेना, आप चाहो तो डायरेक्ट बना लेना। मैं कहूंगा सर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला कहेंगे सर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और कहेंगे सर हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है सर। सर एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। क्या होता है सर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? क्यों इसको अपर हमने ऊपर वाले ऑर्गन्स बोले हैं? इसमें कौन कौन से ऑर्गन है? चलो पहले हम ऑर्गन समझते हैं, फिर इसको अपर क्यों बोला, इसको लोअर क्यों बोला है वो समझेंगे। सर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन है? तो पहला मैं कहूंगा सर नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। ठीक है बेटा। दूसरा हम कहेंगे सर हमारा आएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स। ठीक है बेटा। तीसरा कौन सा आएगा सर? सर थर्ड हमारा आएगा सर लेरिंग्स, लेरिंग्स। ठीक है बेटा। थर्ड हमारा रहेगा लेरिंग्स। क्लियर हुआ यहाँ तक बात? ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं बात करूं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो इसमें दो मेन ऑर्गन आते हैं। फर्स्ट वन होता है सर ट्रेकिया, ट्रेकिया, या मैं बोल सकता हूँ ट्रेकियल ट्री, और मैं दूसरा बोल सकता हूँ सर लंग्स, लंग्स। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इन इन दोनों ऑर्गन को अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, ये कुछ एक ऑर्गन ऑफ ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है ऑर्गन्स का। इन दोनों में अगर एक चीज देखो तो बेटा ये जो ऑर्गन है, ये थोरासिक कैविटी, जो हमारी थोरासिक कैविटी है उससे बाहर है। कहाँ है सर? हमारी थोरासिक कैविटी से बाहर। जबकि ये जो ऑर्गन है, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन है सर, ये लोकेटेड है इनसाइड दी थोरासिक कैविटी। आगे बात समझ में आता? तो मैं अगर इन ऑर्गन्स की डेफिनेशन लिखूं या इनके बारे में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा सर? मैं लिख सकता हूं इसके बारे में, ऑर्गन विच located outside the thoracic cavity। कहा सर? thoracic cavity से आउटसाइड ये ऑर्गन्स लोकेटेड हैं। अगर वही बात करूं मैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन्स की, तो मैं क्या कहूंगा सर? क्या कहूंगा? ऑर्गन्स, ऑर्गन्स which is located inside the thoracic cavity। क्लियर बेटा यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। सर अब हमने एक चीज और देख ली, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल है। आ गई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई। अब बात करूं सर कि हमारी फर्स्ट हेडिंग रहेगी वो रहेगी नेजल कैविटी। क्या रहेगी हमारी फर्स्ट हेडिंग सर?
नेजल कैविटी। तो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे सर नेजल कैविटी के बारे में। एक एक करके हम पहले नेजल कैविटी पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में नेजल कैविटी और फेरिंग्स पढ़ लेंगे। कल की क्लास में हम लेरिंग्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम ट्रेकिया और उसके बाद हम पढ़ेंगे लंग्स, फिर इनकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। क्लियर हुई बात यहाँ तक? ठीक है सर। अब अगर मैं हेडिंग डालूं नेजल कैविटी, क्या हेडिंग डालूं बेटा मैं? नेजल कैविटी। तो हम हेडिंग डालते हैं नेजल कैविटी या नोस, नेजल कैविटी या बोलूंगा मैं नोस। क्लियर बेटा? क्या लिखेंगे सर इसके बारे में? सर ये फर्स्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ऑर्गन है, ये पहला ऑर्गन है जहां से हवा अंदर जाती है और बाहर आती है। जहां से हवा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर आएगी। क्लियर बात? तो हम पहले ये लाइन लिख लेते हैं। मैं लिखूं, क्या लिखूंगा बेटा मैं? लिखो इट इज फर्स्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन। ठीक है बेटा? क्लियर? दूसरा पॉइंट इसके बारे में लिखो, इट इज एरिया फ्रॉम where air is enter or leaves the respiratory tract or system। क्लियर बेटा? कि सर ये वो एरिया है, ये वो ऑर्गन है जहां से हमारी एयर एंटर करेगी और बाहर की ओर जाएगी। किसमें सर? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या मैं बोलूं सिस्टम के अंदर। क्लियर बात यहाँ तक? ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब अगर हम हेडिंग डालें सर कि सर इसकी बाउंड्रीज क्या क्या हो सकती है, या मैं बोलूं कि जो नेजल कैविटी है बेटा ये कहीं ना कहीं दो भागों में डिवाइड कर दी गई है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ राइट नोस्ट्रिल और लेफ्ट नोस्ट्रिल। क्लियर हुआ? तो क्या लिखेंगे हम अगली लाइन कि नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, या डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल बाय सेप्टम। इस बीच में एक जो दीवार है इसे क्या नाम दिया बेटा हमने? सेप्टम। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो लिखो, लिखते हैं हम। लिखो नेजल कैविटी is divided into right and left nostril by median septum। सर वो सेप्टम जो बीच में लोकेटेड है उसे हमने क्या नाम दिया? मीडियम सेप्टम। क्लियर यहाँ तक बात? ठीक, या मीडियन सेप्टम। क्लियर हो गया यहाँ तक? सर एक चीज और देखने को मिलती है मुझे इस नेजल कैविटी में, क्या इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो लचीला है, कहीं ना कहीं कार्टिलेज का बना हुआ है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट बोन का बना हुआ है, बोनी है। आगे बात समझ में? तो ये लाइन में लिख देते हैं हम। क्या लिखेंगे बेटा हम? लिखो सर इट्स एंटीरियर पार्ट is cartilaginous and posterior part is bony। बोनी काय का बना हुआ है सर? बोन का बना हुआ है। आ गई बात समझ में सर? ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब बात करूं मैं कि सर बाउंड्रीज कौन कौन सी नेजल कैविटी की, कि सर नेजल कैविटी का छत कैसे बना हुआ है और फ्लोर कैसे बना हुआ है। कैसे छत और फ्लोर? तो आओ हम देखते हैं। ये देखो बेटा तुम्हारे सामने एक इमेज आ गई है और इस इमेज में आप ध्यान से देख पा रहे हो कि ये हमारी नेजल कैविटी का फ्लोर है। ये क्या है बेटा? ये रहा नेजल कैविटी का क्या है सर? फ्लोर। और ये क्या है सर? इसका छत है।
अच्छा, इसमें तुमको ये देखो 3 उभार लायक संरचना भी दिख रही है। ये क्या है हम पढ़ेंगे, कॉनकेव बोलते हैं, क्या काम है क्या नहीं है सब हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर हुआ बेटा? तो अब अगर मैं बात करूं कि सर इसकी छत, क्या बेटा, इसकी छत के बारे में, ठीक है, तो मैं हेडिंग डालूंगा बाउंड्रीज। क्या डालूंगा? बाउंड्रीज। और बाउंड्रीज में पहले हम पढ़ेंगे छत के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे फ्लोर के बारे में। क्लियर है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नेजल कैविटी छत में कौन कौन सी बोन से मिलकर बनी होती है। क्लियर है? चलो लिखते हैं हम। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? हम हेडिंग डालेंगे बाउंड्रीज। क्लियर बेटा? चलो लिखो। पहले हम किसके बारे में लिखेंगे? रूफ के बारे में, छत के बारे में। तो हम पहले लिखते हैं बेटा रूफ के बारे में। क्लियर? चल, क्या क्या काय काय से मिलकर बनी है बेटा? चलो अभी हम देख लेते हैं इमेज में। सर मैं जब इसको ध्यान से देख रहा हूँ, इस इमेज को ध्यान से देखूं, तो मुझे क्या क्या मिल रही है सर? सर एक मुझे मिल रही है नेजल बोन। क्या मिल रही है बेटा? नेजल बोन। क्लियर हो गया? और क्या मिला सर मुझे? सर मुझे मिल रही है फ्रंटल बोन। क्या मिल रही है सर? फ्रंटल बोन, और इसके बीच में है फ्रंटल साइनस। क्लियर? तो मैं बोन की बात करूं तो मुझे क्या मिल रही है सर? फ्रंटल बोन। और क्या मिल रहा है सर? सर मुझे मिल रही है इथेमोइड बोन। क्या मिल रही है? इथेमोइड बोन। और क्या मिल रही है सर? स्फेनोइड बोन। क्या मिल रही है सर? स्फेनोइड बोन। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे कितने बोन मिली सर? एक मिली मुझे नेजल बोन, दूसरी मिली मुझे फ्रंटल बोन, तीसरी मिली मुझे इथेमोइड, और चौथी मिली मुझे स्फेनोइड। चौथी मिली मुझे स्फेनोइड। तो चलो फ्लोर लिख लेते हैं हम, सॉरी रूफ लिख लेते हैं हम। कौन कौन सी है सर इसमें? तो इसमें है नेजल, नेजल बोन। क्या है सर? पहली नेजल बोन, दूसरी है सर फ्रंटल बोन, थर्ड है सर हमारी क्या, इथेमोइड, इथेमोइड बोन, और फोर्थ है सर हमारी स्फेनोइड बोन। क्लियर यहाँ तक? क्लियर कि सर जो है छत जो नेजल कैविटी का इन 4 हड्डियों से मिलके बना है। क्लियर? अब अगर मैं हेडिंग डालूं फ्लोर के बारे में, किसके बारे में? आप नीचे लिखना, मैं यही साइड में लिख देता हूँ फ्लोर के बारे में। ठीक है बेटा? तो बेटा फ्लोर जो है वो 2 भागों में डिवाइड कर दिया हमने। कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 2 भागों में। इसके पीछे कारण था। कितने भागों में डिवाइड किया मैं लिख देता हूँ। एक करा बेटा मैंने एंटीरियर, आप एंटीरियर पूरा लिखना, और दूसरी तरफ लिखा है मैंने पोस्टीरियर। क्लियर है? एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब ध्यान से इस इमेज को देखो, तो आपको पहले मैं क्लीन करता हूं। हम फ्लोर की बात करें बेटा, तो आपको यहाँ पर एक बोन दिख रही है। ये देखो, ये तो रही है एक बोन। ये क्या है बेटा? बोन है। और इसके आगे मैं अगर कलर चेंज करके दिखाऊं, तो आप देखो कि ये जो रेड रेड है ये मैंने ड्रॉ किया है, ये कहीं ना कहीं मसल्स है। ये क्या है? मसल्स। क्लियर है बेटा? तो अभी जो बोन है, अगर आप अपने टंग को ऊपर टच करोगे आगे की साइड, तो आपको एक हार्ड सरफेस फील होगी। कैसी सरफेस फील होगी बेटा? हार्ड सरफेस। उस हार्ड सरफेस को हमने नाम दिया है हार्ड पैलेट। क्या नाम दिया है बेटा? हार्ड पैलेट। और हार्ड पैलेट कैसे मिलकर बना है सर? पेलेटाइन बोन से। जब मैं स्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊंगा और जब मैं बोन पढ़ाऊंगा, तो मैंने बताऊंगा कि यहाँ पर जो हमारे ऊपर की साइड है, जो हमारे माउथ कैविटी का जो ऊपर है, मैं बोलूँ छत है, और नेजल कैविटी का जो फ्लोर है, इसके बीच में जो बोन है बेटा, वो पेलेटाइन बोन है, और वो नंबर में 2 होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो मैं क्या कह सकता हूँ सर? सर हम इसे नाम दे सकते हैं हार्ड पैलेट। क्या नाम देंगे बेटा हम इसे? हार्ड पैलेट। और बेटा ये जो मसल्स का बना हुआ है, इसे हम क्या नाम देंगे? सॉफ्ट, सॉफ्ट पैलेट। क्लियर हुआ बेटा? तो मैं कह सकता हूं सर कि एंटीरियर आगे की साइड, तो सर ये हार्ड पैलेट से बना है, और पीछे की साइड कैसे बना है सर? सॉफ्ट पैलेट से। किससे बना है? सॉफ्ट पैलेट से। तो आ जाओ हम लिखते हैं कि सर एंटीरियरली तो कैसे मिलकर बना है सर? हार्ड पैलेट। किससे बेटा? हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट। क्लियर बेटा? और हार्ड पैलेट में भी कौन कौन सी बोन आएगी? तो बेटा इसमें 2 बोन आएगी। पहली बोन आएगी सर हमारी पेलेटाइन बोन,
और दूसरी बोन आएगी सर मैक्सिला। कौन सी आएगी बेटा? मैक्सिला। क्लियर हुआ बेटा? देखो मैक्सिला कैसे आएगी, तो आप देखो ये जो बोन है ये मैक्सिला बोन है, ये पीछे की ओर है, तो ये और अंदर जो पेलेटाइन बोन है ये दोनों मिलके नेजल कैविटी का फ्लोर बनाएगी। क्लियर यहाँ तक बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जबकि पोस्टीरियर पोर्शन की अगर बात करूं बेटा, तो मैं एक वर्ड में लिख दूंगा सॉफ्ट पैलेट से मिलकर बना है। कैसे मिलकर बना है? सॉफ्ट पैलेट से। सॉफ्ट पैलेट। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब अगर बेटा मैं आगे बढ़ू, क्या आगे बढ़े, और आगे हम स्टार्ट करते हैं कि सर जब मैं इस इमेज को देख रहा हूं, क्या कर रहा हूं बेटा? मैं इस इमेज को देख रहा हूं, तो आप देखो कि सर मुझे तीन संरचनाएं दिख रही है, तीन लाइन दिख रही है, ये उभार लाइक, मतलब ये कुछ उभार है, हड्डियों में कुछ उभार बना हुआ है, प्रोमिनेंट पार्ट है ये कुछ बोन का। क्लियर? तो मैं देख रहा हूं कि मुझे तीन प्रोमिनेंट पार्ट दिख रहे हैं, तीन उभार लायक संरचना हड्डियों में मिलकर बनी हुई है नेजल कैविटी में। और इसे क्या नाम दिया बेटा? इन तीनों को हमने नाम दिया है बेटा कॉनकेई। क्या नाम दिया बेटा? कॉनकेई। क्लियर बेटा? नेजल कॉनकेई बोलते हैं इन्हें। अब देखो इन तीनों का अलग अलग नाम हो सकता है। सर जो ऊपर है उसे हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर कॉनकेई। जो बीच में है इसे हम क्या बोलेंगे? मीडियल कॉनकेई या मिडिल कॉनकेई। और जो नीचे है सर इसे क्या बोलेंगे हम? इंफीरियर कॉनकेई। और सर ये कॉनकेई कहाँ मौजूद है? नेजल में, तो इसलिए हम बोलेंगे सुपीरियर नेजल कॉनकेई, मिडिल नेजल कॉनकेई और इंफीरियर नेजल कॉनकेई। क्लियर हुई बात? अब एक और चीज कि जो उभार लायक संरचना है, तो बीच में जो एरिया है बेटा जो मैं ब्लू कलर से ड्रॉ करूंगा, ये दबा हुआ है, ये गड्ढा जैसा है, क्योंकि ये चीज उठी हुई है तो दूसरा गड्ढा बनेगा। कि सर एक चीज उठी हुई है तो बीच में क्या बनेगा? गड्ढा। तो ये जो गड्ढा मौजूद है बेटा यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं मिएटस। क्या बोलते हैं बेटा? मिएटस। आई बात समझ में? अब इन मिएटस का क्या नाम है? तो वही है सुपीरियर मिएटस, इंफीरियर मिएटस और मिडिल मिएटस। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है बेटा? तो चलो अभी हम ये लाइन लिख लेते हैं, तो लिखो, लिखते हैं हम अगले पेज पे। क्या लिखेंगे? नेजल कैविटी हैज, लिखो, नेजल कैविटी हैज थ्री बोनी प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस। ठीक है बेटा? कि सर कितने प्रोमिनेंस है? तीन प्रोमिनेंस है, तीन उभार लायक। प्रोमिनेंस का मतलब क्या होता है? उभार, उभार बोलूं या उठी हुई संरचना, या उभार लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा? कुछ उठा हुआ स्ट्रक्चर है, कैसा? ऐसा। क्लियर? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है सर। अब आगे बढ़ू बेटा मैं, तो मैं इन तीनों के नाम लिखा देता हूँ। कौन कौन से बेटा? फर्स्ट हमारे पास क्या है सर? सुपीरियर, क्या था सर? सुपीरियर नेजल कॉनकेई। सर हमने एक को सबसे ऊपर वाले को क्या नाम दिया? सुपीरियर नेजल कॉनकेई। दूसरा क्या था सर? मिडिल, क्या नाम दिया सर हमने? मिडिल नेजल कॉनकेई। और थर्ड वन क्या था सर? इंफीरियर नेजल कॉनकेई। क्लियर बात यहाँ तक? कि सर पहला है हमारा सुपीरियर नेजल कॉनकेई, दूसरा है हमारा इंफीरियर नेजल कॉनकेई, तीसरा है हमारा मिडिल नेजल कॉनकेई। इन तीनों, ये तीनों क्या है सर? उभार लायक संरचना है। क्लियर? अब जो डिप्रेस पार्ट है, जो दबा हुआ भाग है, ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ उठा हुआ भाग। और अब हम लिखेंगे मिएटस के बारे में, जो कि दबा हुआ पोर्शन है। ठीक है? तो लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे? मिएटस। क्या लिखेंगे बेटा? मिएटस। लिखो मिएटस। क्या लिखेंगे? डिप्रेस्ड पोर्शन
इन बिटवीन नेजल कॉन्केई, बिटवीन नेजल कॉन्केई कितने होते हैं सर? ये भी 3 होते हैं। कौन कौन से सर? पहला लिखेंगे हम सुपीरियर नेजल मिएटस, दूसरा लिखेंगे हम सर, दूसरा क्या लिखेंगे बेटा हम? मिडिल नेजल मिएटस, और थर्ड लिखेंगे बेटा हम इंफीरियर नेजल मिएटस। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत हमको नहीं। ठीक है, अब नेजल कैविटी में तुम देखो कि हमारी नेजल कैविटी में बेटा कुछ म्यूकस रिलीज होता है, तो सर वो कौन सी सेल रिलीज करती है? तो वो रिलीज करती है बेटा गॉबलेट सेल। कौन रिलीज करती है बेटा? गॉबलेट सेल। फिर हम देखते हैं कि सर हमारी नेजल कैविटी में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर मौजूद होते हैं, और उन हेयर का काम क्या होता है सर? तो कोई फॉरेन पार्टिकल्स इंटर नहीं कर पाए हमारी नेजल कैविटी में, और उससे क्या करेंगे? अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स, कोई डस्ट पार्टिकल्स अगर हमारे नोज में एंटर करता है तो उसे स्नीजिंग के द्वारा क्या करेंगे? स्नीजिंग रिफ्लेक्स के द्वारा उसे बाहर फेंक दिया जाता है। आगे बात समझ में आता है? ठीक है सर, तो ये लाइन में लिख देते हैं हम। क्लियर है? लिखो अगले लाइन में क्या लिखोगे? नेजल कैविटी, नेजल कैविटी हैज फाइन हेयर which prevent the entry of larger particle into respiratory tract। आगे बात समझ? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट लाइन लिखेंगे नेजल कैविटी में कि गॉबलेट सेल, क्या बेटा? गॉबलेट सेल वो सेल है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या रिलीज करता है सर? म्यूकस। आई बात समझ में? लास्ट स्टार बना के एक लाइन और लिख सकते हैं हम। लिखो गॉबलेट सेल सेल। ठीक है बेटा? सेल विच, लिखो सेल विच, सेल विच secrete mucus into nasal cavity। क्लियर बेटा? क्लियर? तो सर ये थे हमारा नेजल कैविटी के बारे में। नेजल कैविटी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? क्या पढ़ा सर हमने नेजल कैविटी के बारे में? तो हमने नेजल कैविटी के बारे में पढ़ा सर कि सर नेजल कैविटी हमारा फर्स्ट ऑर्गन है किसका? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। उसके बाद सर ये वो ऑर्गन है जहां से हवा अंदर जाती है और बाहर आती है। फिर हमने देखा कि मीडियल सेप्टम जो हमारे नोज को या नेजल कैविटी को राइट एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल में डिवाइड करता है। क्लियर? फिर हमने देखा कि सर आगे से तो ये कार्टिलेज की बनी है, पीछे ये काय की बनी हुई है सर? बोन की बनी हुई है। क्लियर हुआ यहाँ तक बात? फिर हमने देखा कि सर इसकी बाउंड्री में अगर मैं इसकी छत की बात करूं, इसके छत की, तो वो बना है सर किस किस से मिलकर बना है? नेजल बोन, फ्रंटल बोन, इथेमोइड और स्पेनोइड से। वही बात करूं फ्लोर की, तो फ्लोर सर एंटीरियर फ्लोर तो इसका हार्ड पैलेट से बना है, यानी पेलेटाइन बोन और मैक्सिला से मिलकर बना है, और पोस्टीरियर पोर्शन इसका कैसे बना है सर? सॉफ्ट पैलेट से। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर हमने आगे क्या पढ़ा सर? फिर हमने आगे पढ़ा सर कि हमारी नेजल कैविटी में कुछ उभार लायक संरचनाएं मौजूद है जिन्हें हमने कॉनकेव बोला या हमने नेजल कॉनकेव बोला, और वो 3 थे। तो हमने बोला सुपीरियर नेजल कॉनकेव, क्या बोला सर हमने? सुपीरियर नेजल कॉनकेव, मीडियल नेजल कॉनकेव और इंफीरियर नेजल कॉनकेव। क्लियर? फिर हमने देखा कि इन कॉनकेव के बीच में कुछ दबा हुआ पोर्शन है जिसे हमने नाम दिया सर सुपीरियर नेजल मिएटस, इंफीरियर नियर इंफीरियर नेजल मिएटस, और क्या बोले हैं? मिडिल नेजल मिएटस। क्लियर यहाँ तक बात? ठीक है सर।
फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया और नेक्स्ट पढ़ा हमने सर कि सर नेजल कैविटी में कुछ हेयर मौजूद होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स और फॉरेन पार्टिकल्स को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाने देते हैं। इन लास्ट लाइन हमने पढ़ी कि गॉबलेट सेल वो सेल्स है जो हमारी नेजल कैविटी में क्या रिलीज करती है सर, म्यूकस। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत हमें नहीं। अब हेडिंग डालेंगे सर हम फेरिंग्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा अब हम? फेरिंग्स के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं सर फेरिंग्स। तो बेटा हेडिंग डालते हैं हम पहले फेरिंग्स। क्लियर? सर एक चीज अगर मैं पूछूं, एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि फेरिंग्स सर किसका पार्ट है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है या डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है? फेरिंग्स किसका पार्ट है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है या डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है? तो आप क्या कहोगे? मैं बता दूं बेटा, ये कॉमन पाथवे। इसका पाथवे कॉमन पाथवे, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी रास्ता है और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी रास्ता है। कैसे? आओ इमेज देखते हैं हम। ये देखो बेटा, ये आपको दिख रहा है फेरिंग्स। क्या दिख रहा है? फेरिंग्स। कैसे? देखो ये है, मैं रेड कलर से ड्रॉ करता हूं बेटा। ये देखो, ये है ओरल कैविटी। ये क्या है बेटा? ओरल कैविटी। क्लियर हो गया बेटा? ये क्या है? ओरल कैविटी। क्लियर? और ये देखो बेटा, मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ करूंगा, ये है नेजल कैविटी। ये क्या है बेटा? ये है नेजल कैविटी। ठीक है बेटा, ये क्या है? नेजल कैविटी। और ये है सर ओरल कैविटी। ठीक है बेटा। अब आप मैं एक अलग कलर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो आप येलो कलर में ध्यान से देखिएगा बेटा। ये देखो, ये एक रास्ता जा रहा है, ये रास्ता गया। क्लियर? और देखो यहाँ से भी ये भी रास्ता आ रहा है। अब ये रास्ता गया इधर एयरवे में, और ये गया एयरवे में, और ये गया सर डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? कि सर आप ये बात तो सच है कि जो फेरिंग्स है वो नेजल कैविटी का भी रास्ता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी रास्ता है और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी रास्ता है। और इन दोनों को, जो इन दोनों के बीच में जो चीजें आ रही है उनको मैनेज करने का काम ट्रैफिक पुलिस का है, यानी एपिग्लोटिस का। कि जब हम खाना खाते हैं तो ये देखो, ये स्ट्रक्चर जो मौजूद है बेटा, इसे हमने क्या नाम दिया सर? एपिग्लोटिस। मैं एक बार फिर मिटाता हूँ, आप ध्यान से देखो। ये देखो, मैं एक बार फिर ड्रॉ करता हूँ। ये रहा, ये क्या है बेटा? एपिग्लोटिस। क्लियर? ये क्या करेगी सर? ये खाना खाते वक्त रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बंद करेगी, वापस खुल जाएगी, फिर ऐसे करेगी। इसे हमने ट्रैफिक पुलिस भी बोला है कई बार। क्लियर हुआ? हाँ, हम वन बाय वन पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम पेरिंग से अंदर एक लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? लिखो, इट इज कॉमन पैसेज फॉर एयरवे, या मैं कहूँ फूड एयर एंड फूड, या मैं कह सकता हूँ पैसेज फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर बात? नहीं था? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सर मैंने फेरिंग्स को, या हम लोगों ने फेरिंग्स को तीन भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया सर? तीन भागों में। कौन कौन से तीन भाग? आ जाओ इमेज पे, आप ध्यान से देखो बेटा। अब मैं सब क्लीन करता हूं, तो आप देखो कि ये नेजल कैविटी है। देखो ये नेजल कैविटी है बेटा। इस नेजल कैविटी के पीछे ये जो एरिया है बेटा, ये देखो जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स यहाँ से स्टार्ट हुआ और सर यहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ खत्म हो गया। ये पूरा हिस्सा क्या है सर? फेरिंग्स। ये पूरा हिस्सा क्या है सर? फेरिंग्स है। तो बेटा फेरिंग्स का वो पोर्शन जो नेजल कैविटी के पीछे है, क्या बोलूंगा बेटा मैं? फेरिंग्स का वो पोर्शन, मैं कह सकता हूं सर पोर्शन ऑफ फेरिंग्स located just behind
the nasal cavity is known as nasopharynx। क्या बोलेंगे सर? नेजोफेरिंक्स। ये दिख रहा है आपको? ये देखो, ये नेजोफेरिंक्स है, ये नेजल कैविटी के जस्ट बिहाइंड लोकेटेड है। क्लियर बेटा? दिख गया? क्लियर हो गया? अब मैं इसको क्लीन कर दूं। ये देखो, आ गई बात समझ में? तो मैं, और अब दूसरा लिखे कि सर दूसरा बोलूं बेटा, मैं क्या बोलूंगा मैं कि ये देखो सर, फेरिंग्स का वो पोर्शन जो लोकेटेड है जस्ट बिहाइंड दी ओरल कैविटी, जस्ट बिहाइंड दी ओरल कैविटी, उसे हम क्या कहेंगे? ओरोफेरिंग्स। तो उसके बारे में क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा पोर्शन ऑफ फेरिंग्स located just behind the oral cavity is known as oropharynx। क्या बोलेंगे? ओरोफेरिंक्स। क्लियर बात? यहाँ तक कोई दिक्कत सर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड बेटा क्या है कि सर फेरिंग्स का वो पोर्शन, क्या बेटा? देखो, ये है ट्रेकिया, ये है लेरिंग्स। क्या है बेटा? ये लेरिंग्स। लेरिंग्स का दूसरा नाम क्या है? वॉइस बॉक्स। ये क्या है बेटा? लेरिंग्स। क्या है बेटा? लेरिंग्स। क्लियर हुआ? तो मैं लेरिंग और लेरिंग्स से जो जो पोर्शन फेरिंग्स का जुड़ा हुआ है, फेरिंग्स का वो पोर्शन जो लेरिंग्स से जुड़ा हुआ है, ये लेरिंग्स के जस्ट ऊपर लोकेटेड है, हमने क्या नाम दे दिया उसे? लेरिंगो फेरिंग्स। क्या नाम दिया बेटा हमने? लेरिंगो फेरिंग्स। क्लियर बात यहाँ तक? क्लियर? अब हम लिखे, पहले नोट्स बनाए। चल, क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? हम लिखेंगे इट इज, या मैं ऐसा कह सकता हूं पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं? पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। क्लियर बेटा? ये हमारी हेडिंग हो गई। कितने पार्ट है बेटा? हम वन बाय वन पहले 3 लिखते हैं, फिर हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पहला लिखा हमने नेजो नेजो फेरिंग्स। दूसरा क्या लिखा बेटा हमने? ओरो फेरिंग्स। और तीसरा क्या लिखा बेटा हमने? क्या लिखा बेटा हमने? लेरिंगो फेरिंग्स। क्लियर बात है? तो क्या दिया तीसरा नाम हमने? लेरिंगो फेरिंग्स। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बस समझ में? चलो, क्या होते हैं नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स? तो वन बाय वन हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा। चलो, पहले हेडिंग डालेंगे हम नेजोफेरिंग्स। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा हम? फर्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी नेजोफेरिंग्स। चलो लिखो, इट इज, या पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? हम डेफिनेशन तो हम लिख सकते हैं पार्ट ऑफ फेरिंग्स which is located just behind the nasal cavity, just behind the nasal cavity। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, इसका लेवल क्या होता है? किस लेवल पे होता है? तो हम लिख सकते हैं अगली लाइन, एट द लेवल ऑफ बेस ऑफ द स्कल। किस लेवल पे होता है सर ये? बेस ऑफ द स्कल। आ गई बात समझ में? ये देखो, ये स्कल के बेस के लेवल पे है सर।
ये देखो बेटा, ये स्कल के बेस के लेवल पे है। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया यहाँ तक? आप ये ध्यान से देखोगे तो ये हमारी क्या स्टार्ट हो गई सर? ये हमारी वर्टिब्रा स्टार्ट हो गई। ये क्या स्टार्ट हो गई? वर्टिब्रा। क्लियर है? तो ओरोफेरिंक्स कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड एट बेस ऑफ द स्कल, एट द लेवल ऑफ बेस ऑफ द स्कल। क्लियर हो गया बेटा? आगे और पढ़ो बेटा मैं क्या, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी बेटा, पहले हम लिखते हैं फिर हम उसको समझेंगे क्या है। लिखो, एक लाइन लिखो बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट, स्टार बना के लिखना। क्या लिखोगे? फ्रॉम फ्रॉम नेजोफेरिंग्स, फ्रॉम नेजोफेरिंग्स यूस्टेकियन ट्यूब। क्या बोलूंगा? यूस्टेकियन ट्यूब बोल सकता हूं बेटा मैं। ये इसका दूसरा नाम क्या है? ऑडिटरी कैनाल। यूस्टेकियन ट्यूब या क्या बोलेंगे? ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऑडिटरी कैनाल passes to each middle ear. It middle ear, अब हम नीचे एरो बना के लिखेंगे मिडिल ईयर। it helps to maintain air equilibrium around tympanic membrane, अराउंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्या बात लिख रहे थे बेटा? जरा हम समझते हैं, आ जाओ। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि सर अगर तुम लोग अपनी टंग को ऊपर हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के बीच में टच करो, वहां पर आपको दो ओपनिंग मिलेगी, दो छेद मिलेंगे बेटा। वो छेद है वो यूस्टेकियन ट्यूब के हैं। किसके है बेटा? वो यूस्टेकियन ट्यूब के। क्या होती है यूस्टेकियन ट्यूब? तो बेटा देखो, बेटा एक ट्यूब है यहाँ से जो हमारे मिडिल ईयर और हमारी ओरल कैविटी के बीच में कनेक्शन बनाती है। एक नली है जो हमारे ओरल कैविटी से होती हुई कहाँ जाती है बेटा? हमारे ईयर के मिडिल ईयर। तुमने पढ़ा हुआ ईयर के 3 पोर्शन होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो ये जो ट्यूब है सर हमारे मुंह से होके कहाँ जाती है सर? हमारे मिडिल ईयर, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे। ठीक है सर, आउटर ईयर सर ये यहाँ से शुरू होके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक जो ईयर है उसे हमने आउटर ईयर बोला। उसके बाद एक आ जाती है मेम्ब्रेन, पर्दा कान का। उस कान के पर्दे के पीछे जो ईयर है उसे हमने क्या नाम दिया सर? मिडिल ईयर। क्या नाम दिया? मिडिल ईयर। तो बेटा उस मिडिल ईयर से एक नली आती है जो आके हमारे मुंह के अंदर खुलती है, और उस नली को हमने क्या बोला? यूस्टेकियन ट्यूब। अब ये यूस्टेकियन ट्यूब एक इधर से आती है, एक इधर से आती है, तो यूस्टेकियन ट्यूब कितने हो गए? 2। इनका काम क्या है सर? इनको क्यों बनाया? तो आप ध्यान से देखो बेटा कि जब हम कहीं से आवाज सुनते हैं तो आवाज वाइब्रेशन के रूप में सुनाई देती है हमको। आवाज हमको किस रूप में सुनाई देती है बेटा? वाइब्रेशन के रूप में। तो जब वो वाइब्रेशन आती है तो वो जो हमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में प्रेशर क्रिएट करेगी, तो ज्यादा प्रेशर को वो क्या करती है? हमारे ओरल कैविटी में इस यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू उस प्रेशर को कहाँ रिलीज कर दिया जाता है? कहाँ? हमारी ओरल कैविटी। आगे बात समझ में? अब यहीं से एक चीज और बता दो बेटा कि आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जिन लोगों को सर्दी होती है, कुछ लोगों को जब सर्दी होती है तो उनको कान दर्द करता है। तो बेटा ऐसा इसलिए कि ये इन्फेक्शन, ये वायरस क्या करेगा? ट्रेवल कर जाता है यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू कहाँ? मिडिल ईयर में। कहाँ पहुंच जाएगा? मिडिल ईयर में। और इस कारण मिडिल ईयर में भी क्या हो जाता है बेटा? इन्फेक्शन। इस कारण से हमको क्या होता है? ईयर पेन होता है। कब? ड्यूरिंग सर्दी, कोल्ड एंड कफ। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज बेटा हमने लिखी थी, यही चीज बेटा हमने यहाँ लिखी है। क्या लिखी है सर? कि फ्रॉम, या मैं कह सकता हूँ
फ्रॉम नेजोफेरिंग्स यूस्टेकियन ट्यूब या ऑडिटरी कैनाल पासेज फ्रॉम ईच मिडिल ईयर के सर दोनों मिडिल ईयर में एक एक यूस्टेकियन ट्यूब जा रही है और वो क्या काम करेगी, एयर इक्विलिब्रियम का काम करेगी, किसके अराउंड, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के। क्लियर हो गया यहाँ तक बात, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। क्लियर, आगे बढ़ू, चलो अब आगे बढ़े बेटा हम, तो अभी हमने क्या पढ़ा है सर, नेजोफेरिंग्स। अब हेडिंग डालेंगे सर हम ओरोफेरिंग्स, क्या हेडिंग डालेंगे, ओरोफेरिंग्स। चलो हेडिंग डालो ओरोफेरिंग्स। तो बेटा ओरो फेरिंग्स, क्या हेडिंग डाली बेटा हमने, ओरोफेरिंग्स। क्या बोला था सर हमने ओरोफेरिंग्स के बारे में, तो मैं लिख सकता हूं बेटा, पार्ट ऑफ फेरिंग्स, पार्ट ऑफ फेरिंग्स which located just behind the क्या सर, ओरल कैविटी, क्या बेटा, ओरल कैविटी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ठीक है। कहाँ लोकेटेड होता है सर, तो इट इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट। कहाँ, मैं लिख सकता हूँ, लोकेटेड एट द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट। क्लियर बात यहाँ तक, कहाँ, ये देखो, ये देखो, ये सॉफ्ट पैलेट्स, ये ना, इस सॉफ्ट पैलेट के लेवल पे लोकेटेड है बेटा। क्लियर हुई बात यहाँ तक, ठीक है सर, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है सर। और क्या लिखेंगे, एक नोट डाल के, इसमें एक नोट डाल के लिख लो बेटा, एक लाइन, क्या लिखोगे, नोट, क्या लिखोगे, लिखो, इन नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स क्या लिखेंगे बेटा हम, कि इन नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स वेल्डायर्स रिंग्स, क्या बोलेंगे, वेल्डायर्स रिंग्स, रिंग्स रिंग्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। वेल्डायर्स रिंग, और क्या बोल सकते हैं बेटा इसे, इसे सिंपल शब्दों में कहूं बेटा मैं, क्या बोलूंगा मैं, फेरेंजियल, फेरेंजियल टॉन्सिल, क्या बोलेंगे बेटा हम, फेरेंजियल टॉन्सिल। क्या फेरेंजियल टॉन्सिल, बेटा टॉन्सिल हमारे लिम्फ नोड है, कहीं ना कहीं हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का काम करते हैं। आई बात समझ में, इन्फेक्शन से बचाने का काम कहीं ना कहीं टॉन्सिल्स का काम होता है थ्रोट में। वैसे ही हमारे ओरोफेरिंग्स और नेसोफेरिंग्स में कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, वेल्डायर्स रिंग जिसे हमने नाम दिया है बेटा, ये क्या करेगी सर, हमें इन्फेक्शन से बचाएगी। और ये कहाँ मौजूद होती है सर, ये मौजूद होती है सर नेजल कैविटी में या नेजोफेरिंग्स में, सॉरी नेजोफेरिंग्स में और ओरोफेरिंग्स में। ये एक तरह के क्या है, फेरिंजियल टॉन्सिल। हो गई बात यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट लाइन लिखना है हमको लेरिंगोफेरिंक्स के अंदर, क्योंकि अभी हम लेरिंग्स डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी लेरिंगोफेरिंक्स के अंदर ज्यादा कुछ हमको पढ़ना नहीं है। तो लिखो, क्योंकि जहां से क्वेश्चन आता है वही लाइन लिखा देता हूँ, क्या लिखूंगा, लेरिंगो फेरिंग्स, लेरिंगो फेरिंग्स। क्या बोलेंगे सर हम, इट इज लोकेटेड, लिखो, इट इज, इट इज located just behind the behind, या मैं कहूँ behind and above the
अबाउट दी लैरिंग्स, अबाउट दी लैरिंग्स, या मैं बोलूं वॉइस बॉक्स। क्लियर बात नहीं आता? ठीक है, कहा लेवल क्या होगा बेटा? एट दी लेवल ऑफ C3 टू C6। किस लेवल पे लोकेटेड होता है सर ये? C3 टू C6। देख लो इमेज में, ये आगे सर, ये जो थर्ड नंबर से लेके लगभग 6 नंबर तक लोकेटेड होता है। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक बात? क्लियर हो गया? अब सर एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फेरिंग्स के बारे में, देन हम फिर इस क्लास को यहीं खत्म करेंगे। स्टार्ट करें बेटा, चलो। क्या है सर? मैंने बताया था कि एक पर्सन के अंदर फेरिंग्स कितने भागों में डिवाइडेड है सर? 3 भाग। ये रही नेजल कैविटी, ये क्या है सर? नेजल कैविटी। क्लियर बेटा? ये क्या है सर? ओरल कैविटी। क्लियर? नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी। और ये हो गया सर हमारा, ये हो गया सर हमारा लेरिंग्स। लेरिंग्स क्लियर सर? लेरिंग्स। अब आप देखो कि सर नेजल कैविटी के पीछे फेरिंग्स का जो पोर्शन मौजूद है उसे हमने क्या नाम दिया सर? नेजोफेरिंग्स। सर जो फेरिंग्स का पोर्शन ओरल कैविटी के पीछे है उसे हमने क्या नाम दिया? ओरोफेरिंग्स। और सर जो फेरिंग्स का पोर्शन कहाँ सर लेरिंग्स के पीछे मौजूद है उसे हमने क्या नाम दिया? लेरिंगोफेरिंग्स। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये बात यहाँ पर खत्म होती है बेटा। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा लेरिंग्स के बारे में। किसके बारे में? लेरिंग्स। इसमें लगभग 9 कार्टिलेज मौजूद होते हैं, जिसमें से जो 3 तो है पेयर में रहेंगे और 3 सिंगल रहेंगे। उसी में हमको एपिग्लोटिस क्या होता है, थायराइड कार्टिलेज क्या होता है, एडम चेपल क्या होता है, ये सब कुछ हमको लेरिंग्स में पढ़ने को मिलेगा। वहीं हम साथ में वॉइस बॉक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय।